नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने पढ़ लिया होगा कि किस तरह से कुंभ में जो भी सपना देखा था इन्होंने, वो सारे सपने फेल हो गए। जाहिर बात है, जो असेसमेंट अधिकारियों ने किया होगा, जो योगी जी ने किया होगा, बाकी लोगों ने किया होगा, वो सारा का सारा फेल हो गया है। और कुंभ में जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि बुरी तरह से कम रेवेन्यू के फ्रंट पे, जिसकी बात हो रही थी कि भाई बहुत पैसा बनाएंगे, 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा, योगी जी ने कहा था, उस सब पे पानी फिर गया। अब अगर हम पूरे देश के जीएसटी के आंकड़े देखें, क्योंकि कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई टिकट तो उनके अपने अपने राज्यों में बिके होंगे, बसों के, ट्रेन के। हालांकि यूपी का ही असेसमेंट था तो इन्होंने यूपी का हिसाब लगाया होगा। योगी जी ने ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान परिवहन का भी हिसाब जोड़ लिया हो। लेकिन अगर हम पूरे देश में बढ़ोतरी देखें पिछले साल फरवरी के मुकाबले इस साल, तो पिछले साल 1,68,000 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ था फरवरी में, जो इस साल 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया है। कुल मिला के जो बढ़ोतरी हुई है वो 9.1% हुई है। यानी पूरे भारत में भी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है। घरेलू लेन देन की जो रेवेन्यू इंक्रीमेंट होता है 10.2% के आसपास होता है, और आयात से जीएसटी है 5.4% हुई है। यानी कुल मिला के देश का जो पूरा जीएसटी का कलेक्शन है उसमें भी कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता है। आप पिछले के सालों से भी मिला लें तो साल तो इतना बढ़ता ही है। अगर रुपए के गिरने को आप देख लें, अगर आप इसके साथ साथ मुद्रास्फीति देख लें, महंगाई देख लें, तो जीएसटी की ये बढ़ोतरी कहीं दिखाई ही नहीं देगी। इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से नाश हो चुका है। दूसरा पहलू, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इन्होंने अपना और प्रदेश का नुकसान कर लिया। कैसे कर लिया इसको हम समझेंगे। अभी अगर अन्य राज्यों से जीएसटी कलेक्शन के अगर आप आंकड़ों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में 14% हुआ है, जो कि हरियाणा के 20% से बहुत कम है, महाराष्ट्र के 18% से बहुत कम है, तमिलनाडु के 16% से बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जो 14% बढ़ा है जीएसटी, वो दूसरे राज्य जहाँ पे कुंभ नहीं था वहाँ पे इसे कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ गया। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इसमें राजस्थान के आंकड़े भी उतने ही हैं जितने यूपी के हैं। यानी 3 लाख करोड़ रुपए जो रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू कहाँ चला गया, ये सवाल आपके मन में रहेगा। इस पे हम आगे आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अनुमानित लागत थी उसको लेकर सवाल है, क्या जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा, टैक्स चोरी हुई, क्या हुआ, इस पे हम जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये जो कलेक्शन का आंकड़ा है वो आपको बताता है कि योगी जी ने मुंगेरी लाल के सपने देख लिए थे। अब मुंगेरी लाल के सपने क्यों, और हमारे एनालिसिस की बारी आती है। देखिए, इन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च किया इस प्रचार पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुंभ के मेले में आएं और स्नान करें। पूरा कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और अलग से रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार ने बड़े बड़े जुगाड़ किए, दिमाग बहुत तेज़ दौड़ाया। 1 लाख रुपए का टेंट, 50,000 का टेंट। तो जो पैसे वाले लोग थे, मोटी जेब वाले थे, उनके लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम इलाहाबाद में किया गया। कुछ लोग कहेंगे प्रयागराज बोलिए, मैं कहूँगा सरकार के नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज भी दिल्ली में लोग कन्नाट प्लेस ही बोलते हैं। राजीव चौक कब का नाम लिखा जा चुका है, रखा जा चुका है, कोई नहीं बोलता। खैर, लोग इंदिरा चौक, इंदिरा सर्कल और कन्नाट प्लेस में अंतर भी, और राजीव चौक में भी अंतर नहीं जानते हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को बोलते हैं लेकिन उस कनॉट प्लेस को नहीं बोलते हैं। खैर, तो इन्होंने जो वीआईपी इंतज़ाम किए, अमीरों के लिए इंतज़ाम किए, वो भी कामयाब नहीं हुए। महंगी वाली मोटर बोट रखी गई थी, वो भी नहीं चली या उनसे रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अब क्यों नहीं बढ़ा इसको हमको समझना पड़ेगा। पहली चीज़, आपने ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ वहाँ बढ़ाई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठूस ठूस के पूरे देश से मोदी जी का, मुझे ऐसा लगता है, निर्देश था, क्योंकि रेल मंत्री तो योगी जी के अंदर में आता नहीं है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ ले जाओ कुंभ में, ताकि हम उनको पॉलिटिकल वोट में कन्वर्ट कर सकें। इस प्रक्रिया में वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई
कि भीड़ का प्रबंधन करना हो गया मुश्किल। और जब आदमी 16-17 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चल के, और कार वाले तो खास तौर पे 100-100, 150 किलोमीटर बाहर गाड़ी खड़ी करके बाइक से मेले तक जाएंगे, आप भी अगर जाएंगे तो आप वहाँ क्या करेंगे? ऐसी भीड़ में जहाँ नरमुंडी नरमुंड दिख रहे हैं, मनुष्य ही मनुष्य दिख रहा है, उसके सिर ही सिर दिख रहे हैं, ऐसी भीड़ में आप 2 रुपए की भेलपुड़ी खरीद के भी नहीं खाएंगे। आप जाएंगे, जल्दी से किसी तरह धक्के खाते हुए नहाएंगे और तुरंत वहाँ से वापस निकलेंगे। तो ये जो शॉपिंग है ना, जब लोग सामान खरीदते हैं, जीएसटी तो तब होगी जब कुछ माल बिकेगा। जब लोग सामान खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ वहाँ से कुछ सोवेनियर भी खरीद के लाते हैं कि भाई चलो सबके लिए गले में डालने के लिए धागा ही ले जाएं हम, उसके लिए भी मन में शांति होनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए और रिक्रिएशनल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जो इस कुंभ से छीन लिया गया था, जो कुंभ हमेशा कमाई करता था, लोग जाते थे तो वहाँ पर संगम पे 2 घंटे 4 घंटे बिताते थे, कई लोग रेत में लेट लेते थे, कई लोग जाके हनुमान मंदिर भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, ये सब काम करा करते थे। वो सब काम इस अतिशय भीड़ ने छीन लिया। और मेरा अनुमान है कि लोग आए और चले गए, उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की। इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ दुकानदारों के रोते गाते बयान आए थे। एक दुकानदार का तो मुझे याद है, उसने अपनी बेटी की शादी का सारा पैसा लगा दिया था कि कुंभ में बिक्री होगी और उस बिक्री से मैं शादी कर लूँगा और कुछ कमा भी लूँगा। तो उसका माल बिका ही नहीं, सारा माल बच गया। ये कहानी प्रयागराज के ज़्यादातर दुकानदारों की है। सड़कों पे जब भीड़ होगी, ठसाठस सड़कें भरी होंगी शहर की, तो उन शहर की सड़कों के अंदर आधी जगहों पे तो दुकानदारों ने डर के मारे नहीं खोला, आधी जगहों पे दुकानदारों की दुकानें पुलिस ने बंद करा दी। और उन सड़कों पर भी जब भीड़ थी तो किसको हिम्मत है कि 2 मिनट ठहर के पास की दुकान में घुस जाए? संभव ही नहीं था। तो ये पूरा जो अफरा तफरी का माहौल बनाया इन्होंने, भीड़ जरूरत से ज़्यादा इकट्ठी की, वो इनके ऊपर ही भारी पड़ गई। और ये जो 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का सपना संजो रहे थे, अनुभव की कमी, प्रशासनिक समझदारी की कमी और ब्यूरोक्रेसी में सारे अपने ही लोग घुसा देने के कारण समझदार सलाहों की कमी ने इस बार उत्तर प्रदेश को भयंकर नुकसान में ला दिया। यानी ये जो मान के चल रहे थे कि कुंभ से हम कुछ यूपी की अर्थव्यवस्था सुधार लेंगे, वो चीज़ भी हाथ से निकल गई। और देश की सुधर जाएगी, वो भी हाथ से निकल गई, क्योंकि 9.1% ही जीएसटी की ग्रोथ हुई है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जब से इन्होंने यूपीआई पेमेंट से पैसे कमाने का धंधा शुरू किया, 2-3 महीने हो गए हैं, सरकार अब चाहती है कि जो यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले बैंक हैं, अभी तक तो फ्री में सेवा दे रहे हैं, उनकी कुछ कमाई हो जाए। यानी अभी मैं नोट देके और कोई सामान खरीदता हूँ तो बीच में कोई बिचौलिया पैसा नहीं मांगता है मुझसे, लेकिन यूपीआई की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें पैसे कोई थर्ड पार्टी मांगने लगी है। अब वो घुमा फिरा के कहीं पे हो रहा है कि ये जीपे से आप बिल जमा करोगे और क्रेडिट कार्ड से करोगे तो 1.5% लग जाएगा, कहीं कुछ। तो एक बहुत सारे कारण। दूसरा, जब ये जो पेमेंट वाले कंपनियां हैं, इनके पास पैसे जमा हो जाते हैं, कहीं वॉलेट में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, उस पैसे को वापस लेने के लिए दुकानदार को ऊपर से पैसा देना पड़ता है। दूसरा, इन दुकानदारों को ये लगता है, देखिए जीएसटी जो है अपने आप में इस देश के दुकानदार को मौत दिखती है उसमें, क्योंकि जीएसटी जो है वो एक लूट है, संस्थागत लूट है। और इस बार अगर जीएसटी के आंकड़े जो आए हैं उसमें जीएसटी सरकार को नहीं मिला है तो मुझे इसकी खुशी है। भले ही आप इसको सरकार विरोधी बात कहें, लेकिन कम से कम देश की अर्थव्यवस्था में धन के केंद्रीकरण पे से रोक लगेगी। जो 18% पैसा सीधे सीधे सरकार के पास चला जाना था, और जिस पैसे से सरकार ज़्यादातर अमीरों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों को स्कीम दे रही है, टैक्स रिबेट दे रही है, वो पैसा जनता के पास रहेगा, जनता कुछ उसको खर्च करेगी, तो बाज़ार में कुछ हलचल आएगी, तो देश की इकोनॉमी कुछ सुधरेगी। अभी तक तो जीएसटी के नाम पे सारे पैसे का प्रवाह गरीब आदमी की जेब से सरकार के खजाने और वहाँ से उद्योगपतियों की तरफ होने लगा था, क्योंकि उस लिहाज से ये ठीक है। तो
जो जीएसटी का कलेक्शन है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अब पूरे देश में, अभी मैं पिछले दिनों गया था कई और जगहों पे भी, व्यापारी अब यूपीआई से भुगतान करने में संकोच करने लगे, हिचकिचाने लगे हैं। मजबूरी होगी तो वो क्यूआर कोड आपसे स्कैन करा लेंगे। मैं ग्वालियर में था, एक होम्योपैथी की दवा पे दवा खरीदने गया, उसने कहा कि साहब आप दे दो यूपीआई से, कोई बात नहीं आपसे ले लेंगे। पता नहीं भला आदमी था, और उसने एक कॉपी पन्ने के अंदर अपने क्यूआर कोड रखा था, वो दिखा दिया। अदरवाइज हम सबको कैश में ही सामान बेचते हैं। ज़्यादातर दुकानों ने ये कहा कि हम केवल कैश में बेचते हैं, हम नहीं देते क्यूआर कोड स्कैन करके। ये सिचुएशन धीरे 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 करके व्यापारियों में बन रही है और धीरे धीरे देश कैश की तरफ जा रहा है, और ये अच्छा भी हो रहा है। फिर कहूँगा गवर्नमेंट का सर्विलांस भी इससे हटेगा, क्योंकि दुकानदार को भी लगता है कि यार कमाई जो है वो तो मैं 5% की कर रहा हूँ, 7% की कर रहा हूँ, यानी मैं कमाऊँ 7% और 18% ले जाए अगला टैक्स, जिसने पूरे बिजनेस में कुछ नहीं किया। याद कीजिए निर्मला सीतारमण को एक आदमी ने कहा था कि मैं व्यापारी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे एक ऐसे पार्टनर हो जो कुछ नहीं करते हो और मुझसे ज़्यादा हिस्सा मेरी कमाई में से ले जाते हो, इनकम टैक्स के तौर पे, जीएसटी के तौर पे, वगैरह वगैरह। वो सीधा एक सवाल पूछा था और उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो दुकानदारों के अंदर भी जीएसटी को लेकर काफ़ी हद तक एक रिजेंटमेंट है, वो उसके खिलाफ है। तीसरी चीज़, जो सामान फुटकर हल्का फुल्का इस मेले ठेले में बिका होगा, मसलन कि प्लास्टिक की कैन 10 रुपये 20 रुपये की, जिसमें आप पानी भर के ले जाते हो, ज़्यादातर लोग गंगा जल लाते हैं, या थोड़ा बहुत सोवेनियर, कोई छोटा गंगा मैया की फ़ोटो, या कोई गले में पहनने वाला कोई छोटा मोटा लॉकेट जैसा, इस तरह का धागा वागा वो कुछ कुछ लाए होंगे। लेकिन ये जो सारे सामान बिके होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये सारे सामान इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं और रोकड़ा लेकर, कैश लेकर ही लोगों ने बेचे। इसके अलावा वहाँ मेले में अगर आपको भूख लग गई और आपके पास फुर्सत है, वैसे फुर्सत नहीं थी इस बार, खाना भी कम बिका होगा। इस भगदड़ के बीच में खाना खाने का इत्मीनान किसके पास रहता है? और अगर आपने कहीं खड़े होकर पूड़ी और आलू बैंगन की सब्जी, जो वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, खरीद भी ली 20-30 रुपए की, तो वहाँ पे भी आप कैश ही दे रहे हो। तो जो वहाँ इकोनॉमी में जो एक्टिविटी हुई है, वो एक्टिविटी भी ऐसे क्लास में हुई है जहाँ पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाता, जहाँ पर टैक्स वैक्स पीछे रख के चलता, आदमी कैश दे कैश ले वाला मामला है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक तस्वीर साफ नज़र आ रही है कि पूरा तंत्र, जब सिस्टम और इस देश के इंस्टीट्यूशंस स्वतंत्र होकर काम नहीं करते हैं, तो नुकसान भी बड़ा होता है और हानि भी बड़ी होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र होती उत्तर प्रदेश में, तो खुल के बोलती, देखो जी इतने लोगों को आप बुला रहे हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाएगी। अगर ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र होती, अगर इस देश का रेल मंत्री स्वतंत्र होता, तो दम से कहता कि भाई साहब आप दनादन दनादन भर भर के लोगों को वहाँ ले जा रहे हो, रेलवे स्टेशन की मेरे क्षमता नहीं है, और भगदड़ से बच जाते। अगर इस देश में इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र होते, पुलिस कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, लेकिन सब लोगों को अपनी पोस्टिंग सरकार को खुश करके लेनी है। और दूसरी चीज़, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में जैसे किसी की पावर आती है, सरकार में आता है, वो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझने लगता है। आज ये कर दो, कल वो कर दो, परसों वो कर दो। उस चक्कर में जो सिस्टम की बाकी चीज़ें हैं, संस्थान हैं, वो सारे के सारे अपना, अब सिंपल सरल तरीके से समझिए कि एक काम को करने के लिए 50 दिमाग लगते हैं और उसी काम को एक दिमाग करें। तय मान के करिए चलिए कि कितना भी हो, अगर आपने वो एक्सपर्ट स्पेशलाइज दिमाग रखे हुए हैं, उन दिमागों से ज़्यादा आप नहीं सोच सकते। लेकिन आप सबको उल्लू समझो, केवल अपनी ताकत के बल पे अहंकार भरी बातें करो, तो ऐसे ही आपका पप्पू बनेगा, ऐसे इस बार बन गया है। और इससे एक सवाल ये भी उठता है कि सचमुच जो दावा किया जा रहा था, क्योंकि अभी पिछले दिनों रवीश ने इस पर बड़ा रिसर्च किया, मैं करना चाहता था लेकिन रवीश ने बहुत अच्छा कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने हिसाब लगाया कितने ट्रेन के टिकट बिके, कितने बस के टिकट बिके, टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियाँ पास हुई, और सारा हिसाब लगा के उन्होंने एक असेसमेंट दिया कि भाई 65 करोड़ लोग की बात तो सही हो ही नहीं सकती।
तो ये भी हो सकता है कि आप जो 3 लाख करोड़ का कलेक्शन और 65 करोड़ की भीड़ की बात कर रहे थे वही बकवास हो, लोग आए नहीं हों, इतने ज़्यादा कम आए हों, लेकिन कम भी इतने कम नहीं थे कि भीड़ के कारण जो मैंने आपको बताया कि अफरा तफरी होती है और उसमें माल नहीं बिकता, उस फैक्टर से आप बच सको। नमस्कार, जय हिंद।